महत्वपूर्ण है। और एक नोट लगा के लिख सकते हैं कि 77वां संविधान संशोधन 1995 में एससी व एसटी को प्रोन्नति में आरक्षण एकदम महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। प्रोन्नति में आरक्षण दिया गया। 77वां संविधान संशोधन प्रोन्नति में जब दो समान व्यक्ति साथ में जॉब लग गए तो जो प्रमोशन होता है उसमें उस व्यक्ति का प्रमोशन पहले होगा जो किस कैटेगरी से है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। और महत्वपूर्ण इसमें क्या है देखिए, अगला नोट लगा के लिखते हैं। अगला नोट 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत एससी और एसटी को, एससी अनुसूचित जाति और जनजाति को वरिष्ठता के आधार पर किस में आरक्षण? प्रोन्नति में आरक्षण। अब ये एक अलग ही मामला है। यहाँ पे प्रोन्नति में आरक्षण दे दिया, लेकिन कोई एज कम होती थी तो उसका आरक्षण उसे बाद में लाभ मिलता था। तो यहाँ पे एक और संविधान में संशोधन हुआ, 85वां संविधान संशोधन 2001 के तहत अब वरिष्ठता के आधार उसको प्रोन्नति क्या मिलेगा? आरक्षण। वो वरिष्ठ भी है तो भी आरक्षण, और प्रोन्नति में पहले से आरक्षण है 77वां संविधान संशोधन। और देखिए 81वां संविधान संशोधन जो हुआ 2000 में, 2000 के तहत बैकलॉग भर्तियां में आरक्षण का प्रावधान। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो क्या है। 81वां एक और संविधान संशोधन हुआ, उनमें क्या कहा गया कि मान लो अनुसूचित जाति और जनजाति के कोई व्यक्ति हैं, 200 सीटों पे क्या हुआ है, उनको 200 सीटों पे मान लो उनकी सीटें भरी जानी है, 200 सीटों का उनका कोटा है। अब 3 साल मान लो एग्जाम, आप मान सकते हो कि 3 साल एग्जाम कराए गए, 2021, 2022 और 2023। यहाँ मान लो 50 सीटें हैं जो क्या रह गई है? खाली रह गई 2021 में। 22 में भी एसटी और एससी से 50 सीटें क्या रह गई? खाली। और 23 में भी 50 सीटें क्या रह गई? खाली। टोटल सीटें अब कितनी खाली रह गई? 150। अब मान लो कोई भर्ती आई है और जिसपे पद ही कितने हैं? 150। तो इन पूरे के पूरे 150 को उस भर्ती में इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। इसका मतलब इनमें ना तो कोई ओबीसी आएगा ना कोई जनरल, पूरी की पूरी जो भर्ती है वो बैकलॉग भर्ती के माध्यम से भर दी जाएगी। 16(4)(ब) में ये उल्लेखित है। कहाँ उल्लेखित है? आर्टिकल 16(4) या ख कह सकते हैं या ब से बैकलॉग, ठीक है, यहाँ याद रखना है। तो ये प्रावधान भी कर दिया 81वां संविधान संशोधन 2000 के तहत बैकलॉग भर्तियों में आरक्षण का प्रावधान। अब सारी मिलके अगर 150 की पोस्ट है खाली और 150 बैकलॉग भर्तियां खाली है तो पूरी की पूरी बैकलॉग भर्ती में चली जाएगी। और देखिए एक बार थोड़ा सा, ठीक है, नोट 82वां संविधान संशोधन 2000 के तहत एससी और एसटी को अर्हता अंकों में छूट दी गई। और लीजिए क्या कहा है, पहले यह होता था कि क्राइटेरिया हमें पता कई बार एग्जामों में फिक्स होता है कि 35% नंबर क्या है आपको अनिवार्य है। तो जब इन्होंने एग्जाम दिया तो हो सकता है कोटा पूरा नहीं हुआ और खाली सीटें रह गई, इसका मतलब कि वो 35% का कोटा भी इन्होंने प्राप्त नहीं किया।
फिर से हुआ संविधान संशोधन, कौन सा? 82वां संविधान संशोधन 2000 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यह प्रावधान करके कह दिया कि आपको अर्हता अंग में भी क्या दी जाती है? छूट दी जाती है। आप तो बस एग्जाम में बैठिए और बैठ के एग्जाम दीजिए, एग्जाम देने के बाद आपकी सीटें भरी जाएगी। तो इस सारे संविधान में क्या हुआ है? संशोधन, अनुसूचित जाति और जनजाति को लेके, ठीक है। अब ये हमको ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति कहता है कि आरक्षण की कई बार चर्चा होती है, आरक्षण में चुप्पी साधना सबसे महत्वपूर्ण है। और इससे भी महत्वपूर्ण है कि हमें यह समझना कि आरक्षण क्यों दिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए अनुसूचित जाति और जनजाति का अभी देश में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है, पर्याप्त इनका प्रतिनिधित्व नहीं है। जब तक इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तब तक हमें कभी नहीं कहेंगे कि इनको आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल इनका आरक्षण का क्या किया जाना चाहिए, आपको सपोर्ट किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं स्थितियां शुरू से रही है कमजोर, तभी ये मुख्य धारा में क्या होंगे? शामिल होंगे। और इस मुख्य धारा में शामिल होने के लिए सारे संविधान में क्या किया हमने? संशोधन। तो ये एक पार्ट हो गया महत्वपूर्ण, अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित, आर्टिकल 16 से संबंधित, ये एकदम महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। अब जब आर्टिकल या कह सकते हैं प्रथम संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति और जनजाति को जब आरक्षण दिया गया तो अन्य पिछड़ी जाति का चुप बैठी रहेगी क्या? वो भी क्या करेगी? वो भी आंदोलन करेगी, वो भी कहेंगे हमें भी तो क्या दीजिए आरक्षण। तो आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति अन्य पिछड़े आयोग या पिछड़े आयोग का क्या करता है? गठन करता है। उसी गठन के तहत प्रथम पिछड़ा आयोग का क्या हुआ? गठन हुआ काका कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में। 1955 में इन्होंने अपनी क्या सौंपी? रिपोर्ट सौंपी। पूरी चर्चा, विस्तृत जो चर्चा है आगे करेंगे। फिर और बनेगा दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1979 में, ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल उनके क्या रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे। लेकिन उन सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया। भारतीय जनता की वहां पे क्या थी? सरकार थी। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार आई। 5-7 साल तक किसी भी प्रकार का दूसरे जो पिछड़ा आयोग है उसके गठन पे ध्यान नहीं दिया गया। फिर सरकार आई वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार, और उन्होंने उठाया 1979 जो मंडल आयोग ने जो सिफारिश दी थी उसको कहा उसको पकड़ के लेके आओ मेरे पास। उनकी सिफारिशें हैं वो हम क्या करेंगे? लागू करेंगे। तो वीपी सिंह सरकार ने, विश्व प्रताप सिंह की सरकार ने 7 अगस्त 1990 को क्या कर दिया? 27% आरक्षण की क्या कर दी? घोषणा कर दी ओबीसी के लिए। 27% की आरक्षण की घोषणा की और उनकी सरकार गिर गई या सरकार चली गई। उसके बाद में फिर सरकार आती है किसकी? उसके बाद में सरकार आती है पीवी नरसिम्हा राव सरकार, जिसके तहत 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन भी हुआ था। तो पीवी नरसिम्हा राव अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने और जोश आया और क्या कहा? क्योंकि जो बिंदेश्वरी प्रसाद वो सरकार थी अपने वीपी सिंह की, वो थी बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी से थी। उसके बाद में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार देते कांग्रेस की। अब कांग्रेस वालों को लगा कि यार उन्होंने आरक्षण दे दिया ओबीसी वालों को, हम तो पीछे रह गए, फिर तो हमारा सपोर्ट कौन करेगा? ओबीसी वालों को पूरे इन्होंने बीजेपी वालों ने घेर लिया। तो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने 27% आरक्षण को जारी रखते हुए 14% आर्थिक आधार पर जनरल जाति को क्या दे दिया? आरक्षण दे दिया। और आरक्षण देते ही मामला सीधा चला गया कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और वो मामला कहलाता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला 16 नवंबर 1992, ठीक है। और उस 16 नवंबर 1992 में विशेष फैसला देगी कौन? सुप्रीम कोर्ट, कि आपको कहां पे आरक्षण देना है, कहां पे नहीं देना है, ये बात करेगी कौन? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात ये कह दी कि आपने जो सामाजिक और पिछड़ेपन के आधार पे ओबीसी को आरक्षण दिया है वो